हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, अगर आप भी एसएससी, एमटीएस या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, और ये फ्रेंड 6 नंबर वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चाहे तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं मेरे हर एक वीडियो में जीके और जीएस दोनों के सवाल मिक्स रहते हैं। और फ्रेंड, उसमें और कुछ ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जो पिछले बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए होते हैं। वैसे भी कुछ प्रश्न मेरे हर एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी थी? तो फ्रेंड, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको हरदम आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें से राइट आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, खुदीराम बोस एक क्रांतिकारी थे जो केवल 18 वर्ष के थे जब उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो हमेशा याद रखिएगा कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, हमेशा आपको दिमाग में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से देख लीजिए। तो उसके बाद अपना राइट आंसर बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है फ्रेंड। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। ठीक है फ्रेंड, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव, हमेशा याद रखिएगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? तो आप लोग बताइए, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें अधिकतम ऊर्जा होती है? ये प्रश्न फ्रेंड यूपीपीएससी सिविल सर्विस 2018 में पूछा जा चुका है पहले भी, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बताइए, इसमें से चारों में से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा चारों में से। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे। एक्सरे किरणें फ्रेंड, जो एक्सरे विकिरणें रहती है वो सबसे अधिक ऊर्जा होता है उसमें। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होता है? तो एक्सरे किरणों में। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सरे किरणें। क्लियर, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप तो जानते ही हैं फ्रेंड, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1961 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, तो उस समय फ्रेंड दिल्ली का शासक कौन था, यही पूछ रहा है। तो बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है मिर्जा जावन बखत, और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, इसमें से क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। उस समय दिल्ली के जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो फ्रेंड, ये जो पेशवा प्रथा था ये अंग्रेज जो ब्रिटिश के द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय।
जो पेशवा प्रथा था ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटिशों को द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न फ्रेंड एसएससी जेईई 2017 में पूछा जा चुका है, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको भी कोशिश कीजिएगा, हरदम आपके दिमाग में रहे, आप ना भूलें इसको। ठीक है फ्रेंड, तो बताइए आप लोग कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा वेव मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज इसमें से कौन सा था। तो फ्रेंड बताइए कि जो भारत में आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था तो कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से पढ़िए ऑप्शन और उसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला जो पहला ब्रिटिश जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो बताइए आप लोग कि मुगलों के द्वारा किस स्थान पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है सिवल बाजार, ऑप्शन बी है कासिम बाजार, ऑप्शन डी है मोहम्मद बाजार, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासिम बाजार। याद रखिएगा कि मुगलों द्वारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और करने और कंपनी बनाने की अनुमति कासिम बाजार में दी गई थी। ठीक है, कासिम बाजार में दी गई थी। क्लियर, तो हमेशा याद रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। फ्रेंड मैं भी जो भी वीडियो में प्रश्न कराता हूँ सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हर एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड रहता है, तो कोई भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न देखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसके पहले जो मैंने 5 वीडियो करा दिया है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, और कंटिन्यू में फ्रेंड इस चैनल पर जब तक आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं कंटिन्यू इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9 देखिए, जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री डैश के कारण आगे झुक जाते हैं। तो फ्रेंड आप तो सब जानते हैं, कोई भी गाड़ी हो या कोई भी बस हो जब चलती है और अचानक से रुक जाती है तो ये जो भी उसमें पैसेंजर बैठे होते हैं वो आगे तरफ झुकते हैं। तो उसका क्या कारण है, क्यों झुकते हैं, यही इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से बताइए कि किस कारण से आगे झुक जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न ये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गति की जड़ता के कारण। ठीक है फ्रेंड, गति की जड़ता के कारण जो यात्री हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गति की जड़ता। क्लियर, हमेशा दिमाग में रखिएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। ये भी प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए कि एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है फ्रेंड, ये जो एक नाभिक की परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्लियर, चलिए आगे चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, भारत में लिए
समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं फ्रेंड, ये पुर्तगालियों को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए फ्रेंड। कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो फ्रेंड ये भी प्रश्न बहुत इजी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में, पिछले बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग बताइए, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते समुद्री रास्ते की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने। ये तो सबको मालूम है, बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा, बाकी तो सब बच्चों को मालूम ही होगा ये। तो फ्रेंड किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 देखिए। सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। ये प्रश्न भी 2019 में पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरदम आप लोग दिमाग में रखिएगा कि धावन सोडे का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है फ्रेंड, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो बताइए आप लोग कि जो पुर्तगाली सत्ता की नींव रखने वाले जो गवर्नर थे वो कौन थे, उनका क्या नाम था? फ्रेंड ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। जो काफ़ी तेज बच्चे हैं, जो उन्होंने बहुत मेहनत किया है, वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मालूम हो तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर देने की। नहीं भी गलत भी होगा, कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकरक। जो अल्बुकरक गवर्नर थे जिन्होंने जो पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी। ठीक है फ्रेंड? तो कौन थे? तो अल्बुकरक ने रखी थी। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड एसएससी एमटीएस का जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे वो कोई इजी एग्जाम नहीं होगा फ्रेंड, उसमें भी बहुत टफ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और उसमें जो काफ़ी तेज बच्चे होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, उनके भी पसीने छूट जाते हैं। जो फ्रेंड आराम से अगर 25 में से आप लोग जो काफ़ी तेज बच्चे होंगे ना, वो भी फ्रेंड 20 से 21 प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड? जो काफ़ी तेज बच्चे होंगे वो 20 से 21 प्रश्न कर पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि एसएससी का एग्जाम होता है, उस जीके जीएस के सवाल बहुत ही टॉप लेवल के आते हैं उसमें भी। ठीक है फ्रेंड? तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है फ्रेंड, अच्छे से मेहनत करिएगा, तभी आप उसमें भी सक्सेस हो पाइएगा। ठीक है फ्रेंड? क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हार्ड है। इसलिए फ्रेंड मैं जो भी सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा देता हूँ। और इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है फ्रेंड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कंटिन्यू मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड? तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 15 देखिए। कौकों का अध्ययन कहलाता है। तो कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। जो कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। गुजरात का शासक बहादुर शाह निम्नलिखित में से किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो फ्रेंड बताइए आप लोग, जो गुजरात के शासक बहादुर शाह थे वो किसके साथ संघर्ष में मारे गए थे? ये भी प्रश्न फ्रेंड राजस्थान पीटीईटी 2019 के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है? ये पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारे गए थे गुजरात के शासक बहादुर शाह। ठीक है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों। ठीक है फ्रेंड? तो याद रखिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था फ्रेंड, यही पूछ रहा है। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। जो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किया था। याद रखिएगा, जो अकाल तख्त का जो निर्माण है ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। जो फ्रेंड जो अंग्रेज थे वो किसानों को मद्रास में, जो मद्रास के किसान थे उनको क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो फटाफट इसके राइट आंसर बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। ठीक है फ्रेंड, जो अंग्रेज थे वो मद्रास के किसानों को चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, हमेशा दिमाग में इसको रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 19 देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड, बताइए आप लोग। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड ये वाला प्रश्न है वो ये बहुत सारे एग्जामों में, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें अलग अलग एग्जामों में कई बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरदम इसको दिमाग में रखिएगा, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है ये कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हमेशा याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। चलिए आगे चलिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ये प्रश्न एसएससी CHS 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप लोग बताइए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। फ्रेंड कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि देखिए फ्रेंड, भारत के जो स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 7 है। जिन भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, स्थलीय सीमा तो ये 7 देशों के साथ लगती है। और बात करें फ्रेंड भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, ये 2 देशों के साथ लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल भारत की स्थलीय और जलीय सीमा मिला के टोटल 9 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से बताइए जो 9 देश हैं उनमें से जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है वो कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर तो 4 ही है, 4 ही ऑप्शन है। तो इसमें से बताइए एक कोई है जो भारत का पड़ोसी देश है जिसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ठीक है फ्रेंड, जो ये मालदीव जो देश है ये भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। तो फ्रेंड ये जो मैंने आपको जो 7 बताया है ये स्थलीय सीमा वाले 7 देश हैं, और जो 2 हैं जो जलीय सीमा वाले 2 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से देख लीजिए, इनका नाम भी है, एक मालदीव है ये, यही एक तो यही हो गया मालदीव, और दूसरा श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड, ये जलीय सीमा वाले 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड, तो जो मालदीव है सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। तो फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी कुछ समझाने में दिक्कत रह गई हो, कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है मैम, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।